नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्लास में एक और महत्वपूर्ण संगठन G7 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा G7 और आपको मैं प्री और मेंस दोनों पॉइंट से बताना चाहूंगा कि G7 में आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले G7 जो है, ये G7 क्या है, तो आपको ध्यान रखना, विश्व के सबसे पहले विश्व के विकसित औद्योगिक राष्ट्र, ध्यान रखना इसकी स्थापना जो है विश्व के विकसित औद्योगिक राष्ट्रों ने मिलकर की। इसकी स्थापना जो है विश्व के विकसित औद्योगिक राष्ट्र, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इसकी स्थापना जो है बेसिकली उस समय का जो पूंजीवादी ग्रुप था, कैपिटलिस्ट ग्रुप था, जो दुनिया के मुख्य विकसित औद्योगिक राष्ट्र थे, उन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की। और इसकी स्थापना जो है वो स्थापना हुई है 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना के समय 5 मेंबर थे, हालांकि कुछ ही समय बाद इसमें इटली शामिल हो गया था, इसलिए कहते हैं कि इसकी स्थापना G5, या चूंकि ज्यादा समय नहीं था इटली का शामिल होने का, इसलिए G6 के रूप में इसकी स्थापना होती है। कुछ बुक्स में G5 दिया हुआ है, वो भी सही है, और G6 भी सही है। तो G6 के रूप में विश्व के विकसित औद्योगिक राष्ट्रों ने मिलकर 1975 में फ्रांस में एक जगह रेनवॉल्ट, फ्रांस में रेनवॉल्ट नामक एक जगह पर इसकी स्थापना हुई। तो सबसे पहला पॉइंट G7, जिसका आरंभिक नाम G6 के रूप में था, ये G6 जो है 1975 में फ्रांस के रेनवॉल्ट में स्थापित हुआ, और ये विश्व के 6 औद्योगिक राष्ट्र थे, और ये 6 औद्योगिक राष्ट्रों की लीडिंग कंट्री था अमेरिका। तो एक तो यूएसए, फिर ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, उस समय इसका नाम था पश्चिमी जर्मनी, वेस्टर्न जर्मनी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ये तो देश हैं। इन देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की है। संख्या जो है इनकी 6 थी। इन 6 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की है। फिर 1976 में एक देश और शामिल हुआ, जिसे हम कहते हैं कनाडा। मतलब कि बाद में शामिल होने वाला जो देश था वो कनाडा था। इस प्रकार G6 जो है वो चेंज हो गया 1976 में G7 के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि स्थापना किस प्रकार से हुई और कौन कौन से देश इसमें शामिल थे। वापस रिपीट कर रहा हूं, विश्व के विकसित औद्योगिक राष्ट्रों ने मिलकर, और ध्यान रखना ये ज्यादातर देश उत्तरी गोलार्ध के हैं, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एन शब्द जो है वो विकसित के लिए आता है। एन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंडिकेटिव फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहां पर रखना विश्व के विकसित औद्योगिक राष्ट्र जो अधिकांशतः पूंजीवादी समूह से थे, ने 1975 में फ्रांस में रेनवॉल्ट नामक जगह पर इसकी स्थापना की। उस समय इसके संस्थापक देश थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। 1976 में एक देश और शामिल हुआ जिसका नाम था कनाडा। इस प्रकार G7 अस्तित्व में आया अपने 1976 में, और स्थापना होती है इसकी 1975 के अंदर। अब एक पहला होगा कि कोई भी संगठन जो होता है, उस संगठन की स्थापना का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो यहां पर ध्यान रखें कि G7 बना, उस G7 का उस समय ऑब्जेक्ट क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट था वैश्विक चुनौतियों का सामना करना, वैश्विक चुनौतियों का
सामना करना, टू फेस द ग्लोबल चैलेंजेज। तो आप लोग ध्यान रखना, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए G7 की स्थापना हुई, ताकि किसी प्रकार की वैश्विक चुनौती का मुकाबला ये सब देश मिलकर कर सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि G7 एक ऐसा संगठन है जिसका अपना कोई मुख्यालय नहीं है, नो हेडक्वार्टर, जिसका अपना कोई संविधान नहीं है, बल्कि हर वर्ष साल में एक बार ये 7 देश अपने राष्ट्राध्यक्षों के साथ मिलकर साल में एक बार सम्मेलन करते हैं और उस सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था को और वैश्विक राजनीति के कई मुद्दों पर भी दिशा देने के लिए निर्णय लेते हैं। लेकिन ये निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं, अर्थात जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 में कुछ कहा तो जरूरी नहीं कि इटली उसको माने ही, अर्थात G7 द्वारा लिए गए निर्णय अपने सदस्य राष्ट्रों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि G7 कैसे एस्टैब्लिश हुआ और इसका ऑब्जेक्ट था वैश्विक चुनौतियों का सामना करना। और जाहिर सी बात है कि अगर इसका उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों का सामना करना है तो 1975 के पास निश्चित रूप से कोई ऐसी घटना हुई होगी जिससे कोई ग्लोबल क्राइसिस पैदा हुआ होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, उस समय था चौथा अरब इजराइल युद्ध, फोर्थ अरब इजराइल युद्ध हुआ था। और चौथे अरब इजराइल युद्ध में जब अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ नाकेबंदी करने के लिए और अमेरिका को सबक सिखाने के लिए जब ऑयल सप्लाई को बंद कर दिया था, तेल की आपूर्ति को बंद कर दिया था, तो उससे सबसे अधिक नुकसान अमेरिका और जापान की अर्थव्यवस्था को हुआ था। उसी को इतिहास में ऑयल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है, तेल संकट के नाम से जाना जाता है। ऑयल क्राइसिस, उस तेल संकट जैसी वैश्विक चुनौती का सामना करने के लिए उस समय 1975 में G6 की स्थापना हुई, जो बाद में G7 के रूप में तब्दील हुआ। तो यहां पर यह सबसे पहले पॉइंट रखना, उस समय की जो 1973 की जो समस्या है, 1973 में तेल संकट की समस्या पैदा हुई थी। तो यहां में लिखना ऑयल क्राइसिस, तेल संकट की समस्या पैदा हुई थी। अब उसके आगे बढ़े और फिर कुछ पॉइंट्स देखें। तो आप लोग ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन आपके पास में ये होगा कि G7 और प्लस हम बात करें रसिया की, G7 और रसिया, यहां से भी यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखना G7 और रसिया के बारे में। तो यहां पॉइंट क्या होगा कि G7 के जो देश थे ये सब के सब औद्योगिक पूंजीवादी राष्ट्र थे। G7 के देश औद्योगिक पूंजीवादी राष्ट्र थे। जबकि आपको पता होगा एक देश था जिसका नाम था यूएसएसआर, सोवियत संघ, और सोवियत संघ एक बहुत बड़ा साम्यवादी देश था और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में बनती नहीं थी। उसी को हमने कल पढ़ा था, उसे कहते हैं टू पोलर वर्ल्ड, द्विध्रुवीय विश्व। तो यहां पर यह ध्यान रहे कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में आपस में बनती नहीं थी, इसलिए जब तक यूएसएसआर था तब तक उसने कभी भी G7 में एंट्री की नहीं सोची। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, और जैसा कि मैं आपके सामने बहुत बार बता चुका हूं कि सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ और इससे 15 नए देश बने थे, किससे? यूएसएसआर से। और इस यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी देश बना, वो उत्तराधिकारी देश था रसिया, और जाहिर सी बात है रसिया भी एक साम्यवादी देश था। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद वो अब इतना कठोर साम्यवादी नहीं था।
रूस की अर्थव्यवस्था के हालात सोवियत संघ के विघटन के बाद अच्छे नहीं थे। इसलिए इसलिए रसिया ने क्या किया, रसिया अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगातार इस ग्रुप की ओर देखने लगा कि वो भी G7 का सदस्य बन जाए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके। इसलिए दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद लगातार रसिया प्रयास करने लगा कि उसको भी G7 में जगह मिले, लेकिन आरंभ में विश्व के इन 7 औद्योगिक पूंजीवादी देशों ने रूस को एंट्री नहीं दी। लेकिन जब रसिया की भूमिका लगातार बढ़ती गई तो कहते हैं कि 1997 में 1997 के अंदर रसिया को एंट्री मिल गई और उसे नाम दिया गया G7+1। G7+1 का मतलब क्या होगा? G7 7 पूंजीवादी औद्योगिक राष्ट्र और E का मतलब होगा रसिया। और फिर आगे चलकर जब इसमें रसिया को पूर्ण रूप से ले लिया गया तो हो जाएगा ये G8। तो कई जगह पर डेट आती है 1997 और कई जगह पर आती है 1998। ये दोनों सही है। शुरुआत में इसको G7+1 के रूप में दिया गया था, बाद में ये G8 बन गया। तो ध्यान रखना, G7 G8 बना जब रूस जैसा देश भी इसका सदस्य बन गया। जबकि ध्यान रखना, G7 अपनी स्थापना के समय कैसा संगठन था? गैर समाजवादी संगठन, मतलब कोई कम्युनिस्ट कंट्री, गैर साम्यवादी देशों का समूह था। एक साम्यवादी देश इसमें आया जिसका नाम था रसिया, और इस प्रकार G7 का नाम G8 हो गया। और G8 में जो निर्णय लिए गए वो वैश्विक पटल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि G8 दुनिया के 7, दुनिया के 8, रसिया के बाद दुनिया के 8 सबसे महत्वपूर्ण देश है जो विश्व की लगभग 10% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु इन 8 देशों की जीडीपी विश्व की कुल जीडीपी के लगभग 45% के बराबर है जब रसिया इसमें शामिल है। और इसके द्वारा लिए गए निर्णय पूरी दुनिया में अपना महत्व रखते हैं। साथ ही साथ विश्व अर्थव्यवस्था को दिशा देने, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को दिशा निर्देश देने, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था को बनाए रखने, भूमंडलीकरण के बाद वैश्विक बाजार को नया रूप देने जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में G8 की सबसे अहम भूमिका थी। इसलिए कहा जाता है कि 1995 के बाद G8 की भूमिका और अधिक बढ़ गई। G8 की भूमिका और अधिक बढ़ गई। अब उसके बाद हम आगे बढ़े और कुछ पॉइंट्स हम देखें तो उसमें G7 में जिसका नाम मैंने कहा G7 और इसमें प्लस हुआ रसिया, तो ये हो गया G8। ग्रुप 8 जो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, G7 प्लस रसिया, तो ये हो गया G8। ये हमने बताया आपको G8। अब यहां पर जो G8 है वो G8 आज की तारीख में, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 2020 में इसका नाम G7 है। तब आप कहेंगे सर वापस G7 कैसे हुआ? तो इसके लिए घटना को याद रखना पड़ेगा कि 2014 में 2014 में एक संकट पैदा हुआ जिसको हम कहते हैं क्रीमिया संकट। 2014 में क्रीमिया संकट पैदा हुआ वैश्विक स्तर पर। इस क्रीमियाई संकट के लिए रूस को उत्तरदायी माना गया और रूस को G8 से सस्पेंड कर दिया गया। तो G8 से रसिया को बाहर किया गया है, माइनस रसिया, तो वापस ये आ गया 2015 से
ये बन गया G7। तो आज उसका नाम G7 है। G7 वापस कब से बना है? तो 2014 के क्रीमियाई संकट के बाद जब वापस किस देश को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है? उत्तर होगा क्रीमियाई संकट के बाद रसिया को। क्रीमियाई संकट के बाद रसिया को। तो यहां पर यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पर थोड़ा सा आप समझ ले कि सपोज कीजिए ये रसिया है, ये रसिया है और यहां पर ये एक देश था जिसका नाम था यूक्रेन। नाम था यूक्रेन। ये रसिया और ये यूक्रेन, और ये काला सागर है, ये ब्लैक सी है, और यहां पर एक छोटा सा ये आइलैंड था जिसका नाम था क्रीमिया। जिसका नाम था क्रीमिया। मतलब वापस में रिपीट कर रहा हूं, पहले इस पूरे क्षेत्र का नाम था यूएसएसआर, सोवियत संघ। उसी सोवियत संघ से एक देश अलग हुआ, या सोवियत संघ का विघटन हुआ, उससे 15 देश बने। उन 15 देशों में रसिया बना उत्तराधिकारी देश और यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया। उस यूक्रेन का एक हिस्सा है क्रीमिया। यूक्रेन का एक हिस्सा है क्रीमिया, और क्रीमिया पिछले लंबे समय से यूक्रेन से अलग होने की मांग कर रहा था। वापस रिपीट कर रहा हूं, क्रीमिया बहुत ही महत्वपूर्ण सामरिक द्वीप है जो यूक्रेन का है, और यह लंबे समय से यूक्रेन से अलग होने की मांग कर रहा था। वर्ष 2014 में क्रीमिया ने अपने आप को यूक्रेन से अलग कर दिया, और अलग करने के बाद वहां जनमत संग्रह करा करके क्रीमिया ने अपने आप को किस देश का पार्ट घोषित कर दिया? तो रसिया का पार्ट घोषित कर दिया। इसी को, क्योंकि यूक्रेन अमेरिकी समर्थक देश माना जाता है, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इसे क्रीमियाई संकट का नाम दिया। और क्रीमियाई संकट के बाद रसिया को किस संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया गया? तो उत्तर होगा G8 से। इसलिए वर्तमान में G8 का नाम G7 है। आप देखोगे 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 कि जितने भी G7 की बैठकें हुई है, उन बैठकों में रूस को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि क्रीमियाई संकट के बाद रूस को G8 से बाहर कर दिया गया। इसलिए G8 का वर्तमान नाम G7 है। वर्तमान नाम G7 है। तो ये पॉइंट भी आप इसमें ध्यान में रखोगे। अब उसके बाद में इसको हम ये जोड़े कि G8 जो है, आज की तारीख में G7 है, और मेरा जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगा G7 पर, तब तक हो सकता है G7 में वापस रसिया को शामिल कर लिया जाए, क्योंकि वर्तमान में इसकी सिफारिश की गई है इन्हीं देशों के द्वारा कि रसिया को वापस शामिल किया जाए। तो जल्दी जो है G7 G8 में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन अभी उसका नाम G7 ही है। अब हम ये देखें कि G7 विश्व का महत्वपूर्ण संगठन क्यों माना जाता है? G7 विश्व का महत्वपूर्ण संगठन क्यों माना जाता है? इसके लिए ध्यान रखना, पहला पॉइंट होगा ये विश्व की लगभग 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विश्व की लगभग 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु इनकी जीडीपी विश्व जीडीपी के 40% से भी ज्यादा है। विश्व जीडीपी के 40% से भी ज्यादा है, इसलिए यह विश्व का एक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। दूसरा पॉइंट होगा कि नंबर 2, सेकंड पॉइंट जो है, इसके द्वारा लिए गए निर्णय, G7 जो भी निर्णय लेता है वो निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपना महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तीसरा,
G7 के देशों का IMF और वर्ल्ड बैंक पर प्रभाव बहुत अधिक है। IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO में इनकी भूमिका बहुत ज्यादा है, इसलिए G7 के निर्णय जो है वो WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक को भी निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। चौथा पॉइंट होगा कि ये जो संगठन है G7, ये G7 वैश्विक निवेश के अंदर दुनिया में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट जो है या तो इन देशों के द्वारा या इन देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। और एक ध्यान रखना, G7 ग्लोबल वार्मिंग की दिशा में भी अपना अहम रोल अदा कर रहा है। तो एक पॉइंट आ जाएगा आपका कौन सा, ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में। इस कारण से G7 एक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है। तो ये पॉइंट्स पढ़ने के बाद में आप आगे चलना और कुछ पॉइंट्स और हम देखते हैं। जैसे G7 जो है, उस G7 का लेटेस्ट समिट कहां पर हुई है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि G7 का लेटेस्ट सम्मेलन कहां पर हुआ है। तो आप देखना, G7 और G7 का जो लेटेस्ट समिट है, G7 की लेटेस्ट समिट वर्ष 2019 में कहां पर हुई, तो उत्तर होगा फ्रांस में एक जगह है बियारिट्ज में। ये जगह है फ्रांस में बियारिट्ज नामक सिटी के अंदर ये सम्मेलन हुआ है। BIIA बियारिट्ज में ये एक जगह है। आपका यूपीएससी प्री में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में G7 की बैठक जो फ्रांस के बियारिट्ज शहर में हुई, ये भौगोलिक रूप से किस खाड़ी के नजदीक है। तो देखिए, ये फ्रांस और यहां पर ये आ जाएगा पुर्तगाल, ये स्पेन और ये फ्रांस, और यहां पर ये आ गया इटली। ये आपका पूरा आ गया भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। और फ्रांस का एक सिटी यहां पर है, इस जगह पर है ये, इसी का नाम है बियारिट्ज। इसी का नाम है बियारिट्ज। और आपसे पूछे कि बियारिट्ज किस खाड़ी के किनारे है, तो यहां पर जो खाड़ी है उसका नाम है गल्फ ऑफ बिस्के। बिस्के की खाड़ी है। और ध्यान रखना, वर्तमान में इटली, फ्रांस, स्पेन कोरोना वायरस के कारण बहुत अधिक प्रभावित है। तो यहां से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, बिस्के की खाड़ी के पास में है। और यहीं पर आपको पता होगा स्पेन का भी एक क्षेत्र है कैटालोनिया, जो लंबे समय से आजादी की मांग कर रहा है, वो भी यहां पर है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप बहुत बेहतर तरीके से देखना। मैंने सिर्फ ज्योग्राफिकल बताया है कि बियारिट्ज शहर फ्रांस के किस छोर पर है, उत्तरी छोर पे, दक्षिणी छोर पे, पूर्वी छोर पे, पश्चिमी छोर पे। तो उत्तर होगा ये आ गया पश्चिम और ये आ गया दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम में आप इसको ले सकते हो। और किस खाड़ी किनारे पर है, तो ये होगा गल्फ ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी पर है। एक बार फिर आप देख लेना कि मैंने मैप में जो बताया है वो कहां पर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलें तो मैंने कहा कि वर्ष 2019 में G7 का जो लेटेस्ट समिट है, और लेटेस्ट समिट कौन सी थी, तो ये हम कहेंगे ये बेसिकली 45वां सम्मेलन था। G7 का 45वां सम्मेलन वर्ष 2019 में फ्रांस में बियारिट्ज नामक जगह पर हुआ। बियारिट्ज नामक जगह पर हुआ। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। और इस सम्मेलन के अंदर भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को विशेष अतिथि के रूप में यहां पर बुलाया गया था। ध्यान रखना, कुछ और देशों को भी यहां पर
विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया था, जिसमें था ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, रवांडा, सेनेगल, ये देश भी वहां पर आए थे, दक्षिण अफ्रीका। इन देशों के नाम भी आप याद रखना जिनको वहां पर बुलाया गया। किसको? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल, रवांडा आदि देशों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में यहां पर इनवाइट किया गया था। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूं, G7 का लेटेस्ट 45th समिट जो है वर्ष 2019 में फ्रांस में बियारिट्ज में हुआ। बियारिट्ज जो है वो फ्रांस की दक्षिण पश्चिम के अंदर एक महत्वपूर्ण शहर है, जो स्पेन और फ्रांस की जो लगती हुई सीमा उसके पास में खाड़ी है, उसका नाम बिस्के की खाड़ी है। एक बार आप देखना जरूर कि वहां पर बिस्के या कुछ और नाम है, तो बिस्के की खाड़ी के पास ये है, वहां पर यह सम्मेलन हुआ है। अब एक क्वेश्चन और आएगा कि जो लेटेस्ट समिट हुई वर्ष 2019 में, उसमें कौन से मुद्दे ज्यादा चर्चा में रहे? तो यहां पर जो मुद्दे चर्चा में रहे, एक तो यहां पर जलवायु परिवर्तन पर विशेष चिंता जाहिर की गई और G7 के देशों ने कहा कि वो जलवायु परिवर्तन के लिए निश्चित रूप से प्रभावशाली कदम उठाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा की, डिजिटल इकोनॉमी पर चर्चा की, जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे इसमें हावी रहे। लेकिन सबसे अधिक मुद्दा जो हावी रहा इस G7 की बैठक में, वो मुद्दा था कि G7 के देशों ने ये चिंता जाहिर की कि ब्राजील के अमेजन के जंगलों में जो आग लग रही है वो विश्व पर्यावरण के लिए बहुत अधिक खतरनाक है। और मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन यहां पर फ्रांस के नेतृत्व में G7 के देशों ने एक बड़ी रकम जो है $1 बिलियन के अंदर जो है अमेजन के जंगलों को बचाने के लिए घोषित की गई कि हम इतने डॉलर जो है ब्राजील को देंगे। यहां पर एक बिंदु उल्लेखनीय है कि जैसे ही एक बहुत बड़े फंड की घोषणा अमेजन के जंगलों को बचाने के लिए G7 के देशों के द्वारा की गई, तो उसके बाद ब्राजील की टिप्पणी सुनिए आप। ब्राजील ने इनसे सहायता लेने से मना कर दिया कि हमें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यहां पर ये कहते हैं कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने, बोल्सोनारो ने, ब्राजील के राष्ट्रपति ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर टिप्पणी की। और मुझे एग्जैक्टली तो नहीं है क्योंकि उस प्रकार की टिप्पणियां एग्जाम में नहीं आती हैं। आपको पता होगा कि इमैनुअल मैक्रो जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनकी एज में और उनकी पत्नी की एज में कम से कम 25 से 30 साल का अंतर है, और उसको लेकर उन्होंने उस अंतर को लेकर टिप्पणी कमेंट की। हालांकि इन देशों ने तो उनके लिए बेहतर करने की कोशिश की कि हम आपको इतना पैसा देंगे, बदले में ये बात ब्राजील के राष्ट्रपति को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने नेगेटिव कमेंट किया किसके ऊपर? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पर। क्यों? क्योंकि ये जो G7 की समिट हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? फ्रांस ने। एक आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये जो G7 की बैठक होती है, ये G7 की बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान रखना, प्रतिवर्ष इसकी अध्यक्षता परिवर्तित होती है और चक्रीय क्रम में, साइक्लिक फॉर्म के अंदर नंबर आता है। जैसे पहले जो अक्षर, जो देश ए से स्टार्ट होगा वहां पर होगी, फिर या फिर बी, सी, डी, जो भी देश इस चक्रीय क्रम में आएगा हर साल उस देश को अध्यक्षता ट्रांसफर हो जाती है और उसी के अनुरूप जो है अगला सम्मेलन वहां पर होता है। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि G7 का 46th समिट कहां हुआ है या कहां होने जा रहा है? कहां हुआ है या कहां होने जा रहा है? प्लीज आप कमेंट करके बताएं। तो ये भी आपका यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि G7 की समिट के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति ने विशेष रूप से आमंत्रित किया था। यह बात बताती है कि किस प्रकार भारत का कद वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। तो इसके साथ में एक और चीज बताना चाहूंगा
जो पहले मैं ये बात बता दूं उसके बाद में देखो, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इस समिट में बुलाया गया और इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री ने जो इंपॉर्टेंट बातें कही और कहा कि G7 के देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। वो कौन से बिंदु उन्होंने बताए? तो एक तो उन्होंने कहा कि विश्व अर्थव्यवस्था को डिजिटल बनाया जाना चाहिए, मतलब भारतीय प्रधानमंत्री ने डिजिटल इकोनॉमी की बात कही। दूसरा, उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर ठोस कदम उठाने के लिए कहा गया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। और ध्यान रखना, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए भारत और फ्रांस ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की है। इस कारण चैंपियंस ऑफ द अर्थ नामक प्राइज जो है भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया। साथ ही साथ भारत में जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बना है जिसमें कई देश शामिल हैं, जिसको हम अलग से यहां पर लेंगे, उसको बनाने में भारत और फ्रांस की सबसे अहम भूमिका है। उसी का ब्यौरा यहां पर देते हुए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए कहा कि हमें सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा को विशेष रूप से फोकस करना चाहिए, हमें वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पर विशेष रूप से बल देना चाहिए। ये बात उन्होंने इस G7 के लेटेस्ट समिट में कही। यहां पर सबसे उल्लेखनीय बिंदु जो उनका था कि अगर हमें इस पर्यावरण को बचाना है, अगर हमें जीवों को बचाना है, तो हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर देना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर देना चाहिए। यह बिंदु भी उनका बहुत ही शानदार था, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने जलवायु संरक्षण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, डिजिटल इकोनॉमी जैसे अनेक मुद्दों पर चर्चा G7 की इस मीटिंग में की, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और बाकी देशों ने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री की काफी तारीफ की। ये जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती हुई भूमिका की ओर संकेत करता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं G7 का नेक्स्ट समिट कहां पे होने जा रही है। मैं आपको बता देता हूं, G7 की नेक्स्ट समिट 2020 में अमेरिका में होगी। तो ये यहां पर स्पेशली ध्यान रहे। अब उसके आगे हम चलें और एक चीज का मैं आपको और छोटा सा यहां पर एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आपसे ये पूछे, अगर आपसे ये पूछे कि G7 में, जिसका नाम पहले G8 था, G7 का पहले नाम क्या था? G8। G7 वापस हुआ है 2014 से। तो G7 जो है उसमें पहली बार विकासशील देशों को पहली बार इनवाइट कब किया गया था? G7 में विकासशील देशों को पहली बार आमंत्रित कब किया गया? तब उत्तर होगा वर्ष 2003 के अंदर, वर्ष 2003 के अंदर। और कहां पर हुआ था समिट? फ्रांस के एवियान के अंदर। फ्रांस की एवियान में G7 की एक समिट हुई। फ्रांस के एवियान में G7 की एक समिट हुई और उस समिट में पहली बार G7 देशों ने, जिस समय उसका नाम G8 था, G8 देशों ने विकासशील देशों को आमंत्रित किया। उसमें 3 इंपॉर्टेंट विकासशील देश थे। वो 3 इंपॉर्टेंट जो विकासशील देश थे, उन तीनों के नाम थे इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। यहां पर यह ध्यान रहे कि जब इनको यहां बुलाया गया था तो ये तीनों विकासशील देश यहां पर मिले और यहीं पर, मतलब उस समय इसका नाम G8 था, G7 का नाम क्या था? G8 2003 के अंदर, G8 के फ्रांस के एवियान सम्मेलन के अंदर ही जब 3 विकासशील देशों को बुलाया गया, जिनका नाम था
इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, तो यहीं पर इन तीनों देशों ने मिलकर एक नया कॉन्सेप्ट पेश किया और इसके बाद मतलब इस सम्मेलन के 3 दिन बाद ही यहां से ये गए ब्राजीलिया, जो ब्राजील की राजधानी है, और वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट तैयार हुआ जिसे हम कहते हैं इब्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो आप लोगों की ध्यान रखना, इब्सा जो एक महत्वपूर्ण आज की तारीख में एक संगठन है, इब्सा IBSA, उस इब्सा की रूपरेखा किस सम्मेलन के दौरान तैयार हुई थी? तो G8 के एवियन सम्मेलन में, और G8 का वर्तमान नाम G7 है। तो फिर एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, एक क्वेश्चन आपका और बनेगा, और वो क्वेश्चन है कि G7 में विकासशील देशों को आमंत्रित क्यों किया जाता है? G7 देशों में विकासशील देशों को आमंत्रित क्यों किया जाता है? मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि 2003 से पहले तो कभी इन्होंने इन्वाइट नहीं किया, तो फिर वर्ष 2003 के बाद ऐसी क्या बात है कि G7 जो विकसित औद्योगिक राष्ट्र है वो विकासशील देशों को आमंत्रित करते हैं? तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है नंबर 1, पहला कारण है, आप लोग ध्यान रखना, G7 जो है बेसिकली विकसित देश है। G7 जो है सबके सब विकसित औद्योगिक राष्ट्र हैं। तो ये विकसित औद्योगिक राष्ट्र इन विकासशील देशों को आमंत्रित क्यों करते हैं? तो उसका पहला उत्तर होगा, यदि विकसित देशों को 21वीं सदी में भी, यदि विकसित देशों को 21वीं सदी में भी विकसित बने रहना है, तो उन्हें विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के साथ अपनी बेहतर पहुंच बनानी होगी। तो यहां पर यह आप लोग ध्यान रखें कि G7 में विकसित देश विकासशील देशों को क्यों इनवाइट कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि यदि उन्हें 21वीं शताब्दी में भी यदि विकसित बने रहना है, तो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था तक बेहतर पहुंच बनानी होगी, ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके, अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के लिए बाजार ढूंढ सके। इस कारण से विकसित देश विकासशील देशों को आमंत्रित करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप और ध्यान से सुनना और गौर से देखना कि हमें यह देखना होगा कि G7 जो बना था उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था वैश्विक चुनौतियों का सामना करना, टू फेस द ग्लोबल चैलेंजेस, जैसे तेल संकट। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, दूसरा पॉइंट क्या होगा, मैं लिखूंगा नहीं, आप सुनना। G7 का मुख्य उद्देश्य ही वैश्विक चुनौतियों का सामना करना है। G7 का मुख्य उद्देश्य ही वैश्विक चुनौतियों का सामना करना है, और वर्तमान में कुछ ऐसी वैश्विक चुनौतियां हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जैसे जलवायु परिवर्तन, जैसे ग्लोबल टेररिज्म, वैश्विक आतंकवाद, जैसे कोरोना महामारी का सामना करना। ध्यान रखना, इन तमाम समस्याओं का समाधान विकसित देश अकेले नहीं कर सकते, अर्थात उन्हें विकासशील देशों की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। इस कारण G7 में विकासशील देशों को लगातार आमंत्रित किया जा रहा है, जिसके कारण विकासशील देशों को लगातार आमंत्रित किया जा रहा है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, आपसे बाय द वे पूछ ले कि G7 में विकासशील देशों को इनवाइट क्यों किया जाता है? तो पहला, उनकी अर्थव्यवस्था तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए, ताकि विकसित देश विकसित बने रह सके, और दूसरा, वैश्विक चुनौतियां जैसे वैश्विक मंदी, ग्लोबल टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, कोरोना क्राइसिस जैसे संकटों का सामना विकसित देश अकेले नहीं कर सकते, उन्हें विकासशील देशों के सहयोग की आवश्यकता होगी। इसलिए 2003 के बाद लगातार G7 में विकासशील देशों को आमंत्रित किया जा रहा है।
और यहां पर एक बहुत सुंदर बिंदु आप याद रखना, और वो क्या होगा, यही कारण है कि वर्ष वर्ष 2010 के बाद वैश्विक स्तर पर G7 की भूमिका कमजोर हो रही है। और G7 की भूमिका कमजोर क्यों हो रही है? क्योंकि G7 के देशों में आपस में असहमति है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग पर अमेरिका कुछ और कह रहा है, जबकि फ्रांस कुछ और कह रहा है। यूरोपियन यूनियन के मसले पर फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में तनाव है। तो यहां पर इस बिंदु को भी बहुत बेहतर तरीके से आप ध्यान रखना कि उनके बीच में आपस में कुछ कमजोरियां हैं, आपस में असहमतियां हैं, जिसके कारण G7 कमजोर हो रहा है। इसलिए जब 2010 के बाद G7 की भूमिका थोड़ी कमजोर हो रही है, तो किस संगठन की भूमिका बढ़ रही है उसको हम अलग से पढ़ेंगे। उस संगठन का नाम है G20। और जस्ट आपसे ये पूछ ले कि G20 की भूमिका क्यों बढ़ रही है, वैश्विक पटल पर G20 की भूमिका क्यों बढ़ रही है, तो उसका उत्तर क्या होगा कि G20 वह संगठन है जिसमें विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देश शामिल है, और वर्तमान में जितने भी चैलेंजेस हैं उनका सामना और उसका समाधान विकसित और विकासशील मिलकर ही कर सकते हैं। इसलिए G7 की तुलना में वर्तमान में किसकी महत्ता ज्यादा बढ़ रही है, G20 की। परंतु फिर भी हम प्रतिवर्ष होने वाले G7 की बैठक की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संगठन है। अब उसके बाद हम आगे बढ़े, एकदम कुछ बेसिक चीजें, लगभग ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बस एक बार मैं आपको कुछ चीजें और समझा देता हूं, तो वापस से एक बार हम रिवाइज कर लें। सबसे पहले आपसे पूछे कि G7 जो आरंभिक रूप में G6 के रूप में था, या कुछ बुक्स में G5 भी दिया हुआ है, इसकी स्थापना कब हुई? तो नंबर 1 1975 में। किस जगह पर हुई? फ्रांस। तो इसकी जगह फ्रांस में हुई थी रेनवॉल्ट नामक जगह पर। तो पहला हम देखें G7 जो है इसकी स्थापना 1975 में हुई, और कहां पर हुई? फ्रांस में हुई। किस प्रकार के देशों का संगठन था? तो ये था विकसित औद्योगिक राष्ट्रों का समूह था। 1976 में इसमें कौन सा एक देश शामिल हुआ? तो उत्तर होगा कनाडा। इसी के साथ इसका नाम क्या हो गया था? G7। 1997 और 98 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कौन सा देश शामिल हुआ? तो उत्तर होगा रसिया, और इसी के साथ इसका नाम हो गया था G8। ध्यान रखना 1997 में बनाया गया G7+1, और फिर जब पूरी तरह से उसको अंदर जगह दे दी गई तो 1998 में हो जाएगा G8। अब G8 जो है वो वापस G7 में तब्दील हुआ है 2014 के किस संकट के बाद? तो उत्तर होगा क्रीमियाई संकट के बाद। और लेटेस्ट G7 की समिट कहां पर हुई है? तो फ्रांस की बियारिट्ज नामक जगह पर। ये बियारिट्ज किस खाड़ी के नजदीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये जो G7 की बैठक जो है, ये सम्मेलन वर्ष में एक बार होता है, चक्रीय क्रम में होता है। जिस देश के पास आता है उसी के पास उसकी उस साल की अध्यक्षता होती है। साथ ही साथ सम्मेलन मुख्यतः 2 दिन चलता है। जिस देश में यह सम्मेलन होता है, जिसके पास अध्यक्षता होती है, जो मेजबानी करता है, वो मेजबान देश कुछ अन्य देशों को भी यहां पर आमंत्रित कर सकता है। जैसे वर्ष 2019 के अंदर यह सम्मेलन जब फ्रांस में हुआ, तो फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, सेनेगल, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, भारत जैसे देशों को वहां पर आमंत्रित किया गया। साथ ही साथ यहां पर ध्यान रखें कि यहां पर भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने विशेष रूप से आमंत्रित किया, जो वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका की ओर संकेत करता है। इस संगठन का G7 का न तो कोई संविधान है, न कोई इसका हेडक्वार्टर है,
न इसका कोई चार्टर है, बल्कि प्रतिवर्ष साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है और उसमें व्यापक घोषणाएं की जाती है। G7 में विकासशील देशों की महत्ता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि विकसित देशों को इस बात का पता है कि वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का सामना वो अकेले नहीं कर सकते। साथ ही साथ यदि उन्हें विकसित बने रहना है तो उन्हें विकासशील देशों के बाजारों तक अपनी पहुंच को और अधिक मजबूत करना होगा। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि क्या G7 में लिए गए निर्णय इसके सदस्य राष्ट्रों पर बाध्यकारी होते हैं क्या, तो ध्यान रखना G7 में की गई घोषणाएं इसके सदस्य राष्ट्रों पर बाध्यकारी नहीं होती है। G7 में कौन से मुद्दे इस बार चर्चा में रहे, तो था डिजिटल इकोनॉमी, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, ब्राजील के अमेजन के जंगलों को बचाना, ये मुख्य मुद्दे थे। अब यहां पर आया अमेजन, तो ध्यान रखना अमेजन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। किसकी? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। ये नदी एंडीज से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है और इस नदी की द्रोणी के अंदर जो जंगल पाए जाते हैं उन्हें सेलवाज कहा जाता है। ये एक प्रकार के विषुवतीय वर्षा वन है, इसलिए यहां पर घने जंगल पाए जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट। कुछ बुक्स में दिया गया है कि रबर का मूल स्थान भी सेलवाज को माना जाता है। अमेजन के अंदर पाए जाने वाले विषुवतीय वर्षा वनों को सेलवाज कहते हैं। हाल ही में वर्ष 2018-19 के अंदर जो सेलवाज के जंगलों में अमेजन नदी की द्रोणी में स्थित सेलवाज के जंगलों में जो भयंकर आग लगी, वो वैश्विक स्तर पे चर्चा में रही और G7 के देशों ने इसके लिए बहुत बड़े फंड की घोषणा की कि हम ब्राजील को इसकी सहायता के रूप में देंगे, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति ने इसे लेने से मना कर दिया। और ध्यान रखना यहां पर ब्राजील भारत के साथ में अलग से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है IBSA, IBSA, और दूसरा ब्रिक्स, BRICS। इसलिए भारत को भी अमेजन के संबंध में अपनी संवेदनाएं ब्राजील के साथ रखनी चाहिए। और आपसे यह पूछे कि विश्व की 20% ऑक्सीजन की सप्लाई, विश्व की 20% ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करते हैं, तो अमेजन के जंगल करते हैं। इसलिए इसे कई बार बुक्स में आता है, इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको यहां पर ध्यान में रखने होंगे। और नेक्स्ट जो G7 का नेक्स्ट सम्मेलन है वो 2020 के अंदर जो है, 2020 में ये सम्मेलन अमेरिका में होगा। तो दोस्तों, आज हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठनों क्लास में ये पार्ट इतना ही होगा। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।